केदारनाथ उपचुनाव को देखते हुए ये 3 दिवसीय सत्र आयोजित किया जा रहा है। अंतरिम सरकार ने ही गैरसैंण को राजधानी घोषित कर दिया होता तो आज जो 1000 गांव भूतिया गांव, जिनको हम घोष विलेज कहते हैं, 1000 गांव जो भूतिया गांव घोषित हो चुके हैं, वो भूतिया गांव घोषित नहीं होते। जो करीब 50% लोगों का गांव से पलायन हो चुका है, वो पलायन नहीं होता। और जो 1 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर पड़ी हुई है, वो 1 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर नहीं पड़ती। जो 3500 घरों में एकदम ताले लग चुके हैं, वो ताले नहीं लगते। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, तो वहीं दूसरी ओर जिन लोगों ने गैरसैंण स्थायी राजधानी को लेकर लंबे समय तक गैरसैंण से लेकर देहरादून तक आंदोलन किया, उसके बाद से भले बीजेपी सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की हो, लेकिन अब उन लोगों की फिर से वो लोग मांग कर रहे हैं कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना देना चाहिए, क्योंकि लंबा समय हो गया है और सरकारों ने उन लोगों को ठगा है। अभी हमारे साथ रघुवीर बिष्ट जी हैं, जिन्होंने लंबे समय तक गैरसैंण स्थायी राजधानी को लेकर आंदोलन किया, वो अभी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। धन्यवाद चौहान जी। जिस तरीके से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, लेकिन आप लोग मांग कर रहे हैं कि स्थायी राजधानी सरकार को घोषित करनी चाहिए, क्या मांगे हैं आपकी? देखो चौहान जी, जो 3 दिवसीय मानसून सत्र इस समय गैरसैंण में धामी सरकार आयोजित कर रही है, ये सरासर उत्तराखंड की जनभावना है उसके खिलाफ है। क्योंकि 3 दिन का सत्र, इस 3 दिन के सत्र में कम से कम 500 क्वेश्चन हैं और ये केवल लोगों के आंखों में धूल झोंकने के समान है। क्योंकि धामी सरकार को भी मालूम है कि ठीक 1 महीने बाद केदारनाथ का चुनाव है। केदारनाथ उपचुनाव से पहले लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम पहाड़ प्रेमी हैं, और केदारनाथ उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये सरकार इस समय मानसून सत्र, जबकि आप सब देख रहे हो कि इस मानसून के दौरान जगह जगह लैंडस्लाइड्स होती हैं, आपदा आती है, और ऐसे समय में धामी सरकार केवल 3 दिन के लिए वहाँ सत्र आयोजित कर रही है। ये केवल नौटंकी है और केवल देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के साथ एक छलावा है। क्योंकि अगर वास्तव में जो भारतीय जनता पार्टी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को डिक्लेयर किया हुआ है, 17 महीने पहले केवल 3 दिन के लिए उस समय भी सत्र आयोजित किया गया था, और इस 3.5 साल के कार्यकाल के दौरान केवल धामी सरकार 1 बार पहले सत्र आयोजित कर चुकी है। ग्रीष्मकालीन सत्र सब लोग मांग कर रहे थे कि जब ग्रीष्मकालीन राजधानी आपने घोषित करवा दिया है तो इसमें ग्रीष्मकालीन सत्र क्यों नहीं आयोजित किया जा रहा है। तो उस समय धामी सरकार ने कहा था कि चूंकि यात्रा सीजन के दौरान इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती, इसलिए हम ग्रीष्मकालीन सत्र आयोजित नहीं कर पा रहे हैं। और चूंकि अब केदारनाथ उपचुनाव है, केदारनाथ उपचुनाव को देखते हुए ये 3 दिवसीय सत्र आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, इससे पहले लंबे समय तक आप गैरसैंण स्थायी राजधानी को लेकर आंदोलन करते रहे, लेकिन बीच में देखा गया कि आप लोग भी बिल्कुल चुप बैठ गए हैं, जितने राज्य आंदोलनकारी हैं, जितने आंदोलनकारी हैं। ऐसा क्यों? आप लोग पहले तो आंदोलन करते हैं इतना बड़ा, लेकिन बीच में देखा जाता है कि आप सभी लोग शांत बैठे हैं। चौहान जी, जैसा आपको मालूम है कि लगातार 1.5 साल तक गैरसैंण राजधानी संघर्ष समिति ने आंदोलन किया था। गैरसैंण राजधानी अभियान ने जो आपका धरना स्थल है हिंदी भवन के पास आंदोलन किया था, और उसके बाद भाजपा सरकार ने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया था। तो आंदोलनकारियों ने सोचा कि चलो उसके अस्थायी राजधानी के उसमें एक कदम तो सरकार बढ़ी है, लेकिन इस 3.5 साल के कार्यकाल के दौरान 1 भी रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उस गैरसैंण में नहीं हुआ। गैरसैंण राजधानी तो घोषित होगी, लेकिन गैरसैंण राजधानी घोषित होने के बाद वहाँ 1 रुपए का जो राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा खर्च होना था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, वो नहीं बना। और आज उत्तराखंड की जनता हताश और निराश है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य का जो आंदोलन था वो लगभग 42 शहादतों के बाद बना था। और वो गैरसैंण हमारे लिए केवल एक स्थान नहीं है, गैरसैंण हमारे लिए एक भावनात्मक
जीवात्मा है उत्तराखंड की, कि लोग सोचते थे कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी, तो निश्चित रूप से जिस अवधारणा के साथ राज्य का गठन हुआ था, जो शहीदों ने सपना देखा था कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए, आंदोलनकारियों ने भी सोचा कि अस्थायी राजधानी के उसमें ग्रीष्मकालीन राजधानी एक कदम है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी का कहना था कि स्थायी राजधानी हम बनाएंगे गैरसैंण को। अब हरीश रावत कह रहे हैं कि स्थायी राजधानी हम बनाएंगे गैरसैंण को। लगातार दोनों दल हमेशा से कहते आए हैं कि स्थायी राजधानी गैरसैंण को हम बनाएंगे, लेकिन जब सत्ता में पार्टियां आती है, जो भी दोनों दलों में से जो भी दल सत्ता में आया हो, ये गैरसैंण के पक्षधर क्यों नहीं है? क्या लगता है आपको कि क्यों पक्षधर नहीं रहती है पार्टियां? देखो चौहान जी, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि स्वतंत्र भारत का उत्तराखंड ऐसा अभागा राज्य है जिसकी अपनी अस्थायी राजधानी नहीं है। हमारे राज्य गठन के साथ दो अन्य राज्य बने थे, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उनके राज्य पुनर्गठन बिल में अस्थायी राजधानी का जिक्र था, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन बिल में उत्तराखंड की राजधानी का कहीं जिक्र नहीं था, और देहरादून को उन्होंने टेम्परेरी राजधानी घोषित किया था कि अस्थायी राजधानी है। वास्तव में भाजपा ने पहले ही बार जब राज्य पुनर्गठन बिल में, सबसे पहली गलती तो उन्होंने यही की। अगर उसी समय राज्य पुनर्गठन बिल में गैरसैंण अस्थायी राजधानी का जिक्र हो जाता तो निश्चित रूप से धीरे धीरे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता और एक दिन जो है अस्थायी राजधानी वो बन जाती। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि अंतरिम सरकार ने सारा शासन तंत्र जो है देहरादून से ही चलाना शुरू कर दिया। अगर वो तंबू में भी, अगर उस दिन सांकेतिक रूप से भी तंबू में भी अगर विधानसभा चलाई होती तो निश्चित रूप से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप। जिस तरह से आपने कहा कि कोई भी सरकारें गैरसैंण राजधानी के प्रति जो है जवाबदेह नहीं है, कोई गहराई से उस बात को नहीं ले रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने कम से कम एक पहल तो की। आज अगर आप भराड़ीसैंण में जो है विधानसभा भवन देख रहे होंगे, तो भराड़ीसैंण में जो विधानसभा भवन है उसके लिए हरीश रावत सरकार ने 80 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, सचिवालय के लिए पैसे मंजूर किए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने टेन्योर जो उनका कम से कम 12-13 साल का हो गया, उस 12-13 साल के कार्यकाल में एक भी रुपया गैरसैंण के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गैरसैंण राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक भी रुपया मंजूर नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि किसने जो है गैरसैंण के लिए एक पहल तो की। कम से कम कांग्रेस सरकार ने पहल तो की। और निश्चित रूप से अगर गैरसैंण राजधानी बन गई होती, क्योंकि आप देख रहे हो कि जितने भी हिमालय राज्य हैं, चाहे 7 सिस्टर स्टेट हो, आप जो है पूर्वोत्तर के जितने 7 सिस्टर स्टेट हो, चाहे हमारा पड़ोस में जो है हिमाचल है, चाहे जम्मू कश्मीर है, जो हिमालयी राज्य है, उनकी राजधानी हमेशा पहाड़ में ही बनी है। और आप उत्तराखंड का भौगोलिक स्थिति भी देख लीजिए कि उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्थिति है, 86% जो क्षेत्रफल है वो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, और केवल 86% और केवल 14% जो है हमारा मैदानी क्षेत्र है। तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार भी जो है सबसे पहले तो गैरसैंण को ही पहाड़ की राजधानी पहाड़ में ही होनी चाहिए। और जब इसके 1994 में कौशिक समिति का गठन हुआ था, कौशिक समिति ने भी अपनी रिकमेंडेशन में ये कहा था कि पहाड़ की राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा जितनी भी सरकारें आई कि वो गैरसैंण को अस्थायी राजधानी घोषित नहीं कर पाई। तो आपको लगता है कि जो आप लोगों ने सपने देखे थे जब आपने राज्य आंदोलन में भाग लिया होगा, आप जितने भी राज्य आंदोलनकारी थे, जो आप लोगों की सपनों की राजधानी गैरसैंण थी, क्या ये अब सपने ही रहेंगे या साकार भी होंगे? लग रहा है अभी की स्थिति देखकर आपको? देखो चौहान जी, इसमें सरकारों की तो गलती है ही है, उसमें हम लोग भी दोषी हैं जो उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी हैं। क्योंकि जब देहरादून में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, मुख्यमंत्री आवास बन रहा था, राज्यपाल आवास बन रहा था, आप देख रहे होंगे कि जितने भी विभागों के मुख्यालय हैं उस समय यहाँ बन रहे थे। अगर उसी समय विरोध होता कि यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री आवास नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे राजभवन नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे जो है जो विभागों के हेड ऑफिसेस हैं वो नहीं बनने चाहिए, तो निश्चित रूप से गैरसैंण राजधानी बन गई होती। क्योंकि बाबा मोहन उत्तराखंडी ने भी 37 दिन तक गैरसैंण राजधानी बने उसके लिए आमरण अनशन किया था। 37 दिन बाद उन्होंने अंतिम सांसें ली थी। अगर उसी समय भी 2004 में
अगर जिस समय बाबा मोहन उत्तराखंडी ने गैरसैंण निर्माण के लिए अपनी शहादत दी थी, अगर उसी समय भी उत्तराखंड का जनमानस एक बार आंदोलन करना शुरू कर देता तो सरकारों की हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। तो उसमें हम जो आंदोलनकारी हैं उनकी भी वो भी जो है ये उनकी निष्क्रियता रही, हम लोगों की निष्क्रियता रही कि हम जो है जिस प्रमुखता से जिस उग्र तरीके से हमें आंदोलन करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि हमारे दर्शक भी ये चीज़ जान जाएं और जो नए ज़माने के बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, वो भी ये जानना चाहती है कि आखिरकार राज्य आंदोलनकारी क्यों चाहते थे कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण ही बने। देखो चौहान जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो राज्य की अवधारणा थी, क्योंकि हम सोचते थे कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में हमारे जो पहाड़ी जो पर्वतीय अंचलों के जनपद है उनका विकास नहीं हो पा रहा, इसलिए हमें पृथक राज्य अलग से चाहिए था। जब पृथक राज्य बना तो हम सोचते थे कि उसकी राजधानी अगर पहाड़ में होती, गैरसैंण में होती, जिस प्रकार कौशिक समिति ने भी अपने रिकमेंडेशन में दिया था कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए, क्योंकि जब हिमालय राज्य, मैं पहले भी बता चुका कि हिमालय राज्यों की राजधानी गैरसैंण है। जैसे आपने देखा होगा कि हिमाचल की राजधानी शिमला है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, और जितने भी पूर्वोत्तर के नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट है उनकी राजधानी भी है। तो शहीदों ने भी एक एक परिकल्पना की थी कि पहाड़ की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण क्यों जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड सामरिक दृष्टिकोण से भी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी एक सीमा चीन से मिली हुई है, एक सीमा इसका नेपाल से मिली हुई है, और आप देख रहे हो कि नेपाल में भी और चीन में भी जिस प्रकार से भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, तो सामरिक दृष्टिकोण से उत्तराखंड राज्य का होना, और जो हमारे सीमांत जनपद है, क्योंकि चमोली भी हमारा सीमांत जनपद है, उत्तरकाशी हमारा सीमांत जनपद है, जिस प्रकार से सीमांत जनपदों से लगातार पलायन हो रहा है, ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ भी खतरा है। आपने देखा होगा कि कारगिल में जब गडरिया गए थे तब उन्होंने बताया था कि कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी घुसपैठिया घुस चुके हैं। अगर इसी प्रकार से जिस प्रकार से लगातार पलायन हो रहा है, वो भी सीमांत जनपदों से पलायन हो रहा है, तो ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। और अगर अंतरिम सरकार ने ही गैरसैंण को राजधानी घोषित कर दिया होता तो आज जो 1000 गांव, भूतिया गांव, जिनको हम घोष विलेज कहते हैं, 1000 गांव जो भूतिया गांव घोषित हो चुके हैं, वो भूतिया गांव घोषित नहीं होते। जो करीब 50% लोगों का गांव से पलायन हो चुका है, वो पलायन नहीं होता। और जो 1 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर पड़ी हुई है, वो 1 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर नहीं पड़ती। जो 3500 घरों में एकदम ताले लग चुके हैं, वो ताले नहीं लगते। तो ये जो है, इसलिए गैरसैंण राजधानी सामरिक दृष्टिकोण के होने के नाते भी, और जो पहाड़ों का जो जिस अवधारणा के साथ राज्य का गठन हुआ था कि पर्वतीय जनपदों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो निश्चित रूप से जो है हमारा पहाड़ का पलायन रुकेगा, वहीं उन लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, जिस तरीके से आंदोलन आपने पहले किया था, क्या अगर मैं सरकारें स्टेप नहीं उठाती हैं, स्थायी राजधानी घोषित नहीं करती है, तो क्या फिर आंदोलन की राह पर चलेंगे आप लोग? निश्चित रूप से जिस प्रकार से राज्य बनाने के लिए सभी लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने, उसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, पूर्व सैनिक भी थे, आपके कर्मचारी भी थे, सब ने एक ही मांग रखी थी कि हमें ना अंतर्द्वंद चाहिए, ना चाहिए पाखंड, हमें तो सिर्फ उत्तराखंड चाहिए, भारत राष्ट्र अखंड चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि जिस प्रकार से हमारे आंखों के सामने हमारे जल, जमीन, जंगल बिक रहे हैं, शहीदों की सपनों की राजधानी गैरसैंण नहीं बन पाई। आप देख रहे होंगे कि तीनों जगह, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी और केंद्र में भी, एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी हमारे परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हुआ। तो आज जरूरत है इस बात की कि उत्तराखंड को बचाने के लिए, जिस प्रकार से हम सब ने पहले राज्य बनाने के लिए आंदोलन किया था, उसी प्रकार शहीदों के सपनों की राजधानी गैरसैंण बनाने के लिए और शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए एक बार पुनः हमको उसी तरह का आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चौहान। तो ये तो हमारे साथ रघुवीर बिष्ट जी हैं, जिन्होंने इससे पहले गैरसैंण राजधानी को लेकर लंबा आंदोलन किया था, यानी कि स्थायी राजधानी को लेकर लंबा आंदोलन किया था। उनका कहना है कि जिस तरीके से राज्य लेने को लेकर, राज्य की मांग को लेकर उग्र आंदोलन इस प्रदेश में हुआ था, उसी तरीके से अब
राज्य को बचाने के लिए और स्थायी राजधानी गैरसैंण को लेकर आंदोलन की जरूरत फिर पड़ रही है। साथ ही उनका कहना है कि गैरसैंण इसलिए राज्य आंदोलनकारियों के सपनों की राजधानी थी ताकि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है उनका विकास हो सके, पलायन रुक सके और जो जितने भी हमारे पहाड़ के युवा हैं, जो महिलाएं हैं, उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था मिल सके और जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके। लेकिन सरकारों ने जिस तरीके से छलने का काम किया है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में फिर से राज्य आंदोलनकारी और इस प्रदेश के युवा आंदोलन की ओर जाएंगे और जो राज्य आंदोलनकारियों की सपनों की राजधानी गैरसैंण थी उसको पाकर रहेंगे। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।